हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। किराएदारी अधिनियम के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या किराएदार कभी मालिक बन सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मकान मालिक के पास क्या अधिकार है कि वो टेनेंट से मकान खाली करा ले, ये डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, जब किराएदार किराया ना दे रहा हो तो मालिक के पास क्या अधिकार है। जब किराएदार मालिक को परेशान कर रहा हो तो उसके पास क्या अधिकार है। किराएदार जिस चीज के लिए उसे किराए पर मकान दिया गया है, दुकान दी गई, वो काम नहीं करता या उप टेनेंट रखता है, सब टेनेंट रखता है, तब मकान मालिक के पास क्या अधिकार है। या वो मकान को खुर्द बुर्द कर देता है, नष्ट करता देता है, या उसमें कुछ और करता है, तोड़फोड़ कर देता है, तब मकान मालिक के पास क्या अधिकार है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। रेंट एग्रीमेंट का क्या महत्व है, उसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन इसी परिप्रेक्ष्य में आया है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। देखिए, छोटी सी बात है, जब आपने अपना मकान किसी को किराए के दिया तो सबसे पहले आपको चाहिए उसे रेंट एग्रीमेंट बनाएं। बिना किराएदारी अधिनियम के, बिना किराएदारी एग्रीमेंट के किसी को भी मकान कभी भी किराए पे ना दे। ठीक है, क्यों? इसी रेंट एग्रीमेंट से डिसाइड होता है कौन लैंडलॉर्ड है और कौन टेनेंट है। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट में ये चीज नहीं बनाई, ठीक, रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया, किराया नियम नहीं बनाया, किरायानामा नहीं बनाया, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन किराएदार है, कौन मकान मालिक है। आपने सूट फाइल कर दिया, मेरे मकान में ये व्यक्ति रह रहा है, तो उसे कैसे पता लगेगा न्यायालय को कि किराएदार है? बताइए, कोई है आपके पास प्रूफ कि किराएदार है? जो आपने खुद दिया ही नहीं है। भले ही आप किसी रिश्तेदार को ही मकान क्यों ना दें अपने, भले ही किसी दोस्त को, जानने वाले को ही क्यों ना दें, तो रेंट एग्रीमेंट बनाए। इसी रेंट एग्रीमेंट से डिसाइड होता है कौन टेनेंट है, कौन लैंडलॉर्ड है। नहीं तो आप जिंदगी भर यही सूट करते रहेंगे, ये किराएदार है, ये किराएदार है। ठीक, और बिना रेंट एग्रीमेंट के अगर कोई व्यक्ति, चाहे भले ही आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 12 साल तक संपत्ति पर रह लिया, तो वो आपका समझ लीजिए कब्जे के माध्यम से ऑनर बन जाता है, मालिक बन जाता है, आपने अगर उसे कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखिए, अगर रेंट एग्रीमेंट आपने बना रखा है तो स्पष्ट हो जाता है कोई व्यक्ति टेनेंट है और कोई व्यक्ति लैंडलॉर्ड है। इसी के माध्यम से डिसाइड होगा। टेनेंट कभी लैंडलॉर्ड बन ही नहीं सकता अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बना रखा है। इतना इंपॉर्टेंट होता है रेंट एग्रीमेंट। 11 महीने का तो बनाना है, नोटराइज ही होना है। 11 महीने करा के आप उसकी और अपनी परिस्थिति स्पष्ट कर दें कि टेनेंट है, मैं लैंडलॉर्ड हूं। दूसरी बात, देखिए, आपने रेंट एग्रीमेंट बना लिया, सब चीज तैयार कर ली, फिर भी आपके 2 महीने किराया दिया किराएदार ने, फिर किराया नहीं दे रहा है। फिर आप क्या करें? 2 महीने हो गए तो नोटिस दिए हुए से कि भाई मुझे किराया दो, नहीं देता नोटिस, फिर आप क्या करेंगे? क्या पुलिस की हेल्प ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में पुलिस की हेल्प नहीं ली जा सकती। ठीक है, पुलिस की हेल्प करवा के उसके मकान खाली करा लें अपना, ऐसा नहीं कर सकते, ये लीगल काम हो जाएगा। भले पुलिस काम लीगल करती है, लेकिन ये लीगल है अगर आप पुलिस के माध्यम से हेल्प लेकर उसका सामान बाहर निकलवा देते हैं, ये लीगल है, नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे बदमाशों के माध्यम से अपना न्यायालय में अपना मकान खाली करा लिया। आप न्यायालय की हेल्प ले सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते आप, ये लीगल काम नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, लैंडलॉर्ड होकर अपना मकान होते हुए भी, तो आपको चाहिए उस मकान मालिक, उस टेनेंट पर प्रेशर क्रिएट करें। पहली बात, एकदम इविक्शन सूट फाइल ना करें, तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराएं। ठीक, एफआईआर 420 406 में सिर्फ उसे प्रेशर करने के लिए, होगा कुछ नहीं। इस संदर्भ में केस है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, जब लैंडलॉर्ड मकान किराएदार के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा देता है 406 की या 420 की कि मेरा मकान, मेरे साथ चीटिंग करी गई, मेरे साथ छल किया गया, अरे किराया मुझे नहीं दे रहा है, तो ये क्या एफआईआर न्यायालय में कैपेबल है? ठीक दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर टेनेंट किराया नहीं दे रहे तो आप क्या करें? तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो, उसको प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ठीक, केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक लैंडलॉर्ड ने मकान किराए पे दिया, कुछ महीने उसने किराया दिया टेनेंट ने, उसके बाद किराया देना उसने बंद कर दिया। कोई बात खराब हुई, क्या बात हुई इन दोनों की? टेनेंट ने किराया देना बंद कर दिया। उसने रिक्वेस्ट करी, उसने फिर भी उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी, उसने कहा मैं नहीं देता किराया, कर लो जो करते हो, मैं खाली नहीं करता मकान। ठीक, तो उसने, उस मकान मालिक ने उस टेनेंट के विरुद्ध 420 और 406 की एक एफआईआर दर्ज कराई थाने में। तब न्यायालय के पास अब क्या विकल्प है? अब टेनेंट इस एफआईआर के विरुद्ध न्यायालय के पास गया, न्यायालय ने उसकी बात नहीं सुनी, हाईकोर्ट के पास गया, हाईकोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी, इसके बाद वो कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाकर उसने एक पेल फाइल करी और कहा कि 406 और 420 मेरे ऊपर बनते ही नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सेक्शंस को गहनता से अध्ययन किया और पाया कि 406 तो चल संपत्ति पर लगती है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगती है। अब क्या मकान मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, मकान तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो उत्पन्न हित होता है, जो उत्पन्न इंटरेस्ट होता है, वो भी इमूवेबल ही होता है।
भले ही पैसा चल है, लेकिन जो मकान, जो संपत्ति से उत्पन्न हित होता है, इंटरेस्ट होता है, वो भी अचल होता है। ये मैं आपको टीपी में पढ़ाऊंगा। और चल संपत्ति से जो उत्पन्न हित होता है वो भी चल होता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब टीपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 406 सेक्शन में डिसाइड किया, जो ध्यान दिया, वो चीज थी कि अचल संपत्ति जो मकान है उससे उत्पन्न हित क्या होता है, अचल होता है। तो 406 तो बनती नहीं। क्यों? क्योंकि 406 लगती है ओनली चल संपत्ति पर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक दोस्तों, ये तो चल संपत्ति पर लगती है, तो 406 टेनेंट के ऊपर बनती ही नहीं है। अब 420 की बात आ गई, छल की बात आ गई। 420 को समझने से पहले 415 मुझे आईपीसी की समझनी पड़ेगी, जिसमें चीटिंग की डेफिनेशन दे रखी है। चीटिंग क्या होती है? चीटिंग होती है जब किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग करी जाती है और उसका इरादा स्टार्टिंग से चीटिंग करने का होता है, छल करने का होता है, उसे ही छल किया जाए माना जाता है। जैसे मैं आपको एक सोने की अंगूठी दिखाऊं, ये देखो पीतल की अंगूठी है, और बताऊं ये सोने की है, तो मेरा इरादा शुरू से ही आपके साथ छल करने का है, क्योंकि ये पीतल की अंगूठी है। और मैं बता रहा हूं आपके, देखो सोने की अंगूठी है, तो क्या करी मैंने, साथ छल किया आपके साथ। तो किराएदार को जब उसने, मकान मालिक ने जब किराएदार को अपना रखा किराए पे देने के लिए, तो उसने कुछ महीने तक किराया दिया ना, यानी कि उसका इरादा शुरू में चीटिंग करने का नहीं था, छल करने का नहीं था। उसका इरादा टेनेंट और लैंडलॉर्ड की तरह रहने का था। किसी कारण दोनों की बात खराब हुई, तो न्यायालय ने देखा किराएदार का इरादा शुरू से छल करने का नहीं था, इसलिए 420 भी उसके ऊपर नहीं बनती। तो दोनों सेक्शन को न्यायालय ने क्वेश्चन कर दिया, और उसकी एफआईआर जो टेनेंट के विरुद्ध कराई थी लैंडलॉर्ड ने, वो खारिज कर दी। समझ में आया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा ऐसे। नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 सुप्रीम कोर्ट, लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत काम आएगा किराएदारों को। लेकिन इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडलॉर्ड को भी कहा कि आप लैंडलॉर्ड हैं, हम जानते हैं आपको अपना मकान खाली चाहिए, तो इसके लिए किराएदार के ऊपर इविक्शन सूट फाइल कीजिए, बेदखली का वाद दाखिल कीजिए। ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 में धारा 21 के तहत उसके ऊपर इविक्शन सूट फाइल कर दीजिए, बेदखली का वाद दाखिल कर दीजिए, और जो किराया बाकी है वो भी आपको दिलवाया जाएगा, वो भी आपको मिलेगा। दोनों बात सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कही है, लेकिन जो एफआईआर करी गई थी उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक दोस्तों, अब किराएदार के ऊपर मकान मालिक ने इविक्शन सूट फाइल कर दिया। अब जब इविक्शन सूट, बेदखली का सूट फाइल किया, तो किराएदार ने न्यायालय के सामने कई सारी बातें रखी कि सर जो ये मकान मालिक है इसके पास और कई सारे मकान हैं, उनमें जाके रह सकता है, ज़बरदस्ती मेरा मकान खाली करा रहा है, मेरे पास और कोई मकान नहीं है, मैं इसके पास किसी और मकान में रहने की परमिशन इसे दे दी जाए, या कहीं और रह सकता है, इसी मकान में क्यों रहना है, इसी मकान में क्यों लेना है इसे, और मैं तो मकान मालिक क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 2005 का डिसीजन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बताता हूँ, नागजी पुरुषोत्तम वर्सेस विमलाबाई 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि टेनेंट लैंडलॉर्ड को गाइडलाइन जारी नहीं कर सकता कि आप इस तरह रह लीजिए, उस मकान में रह लीजिए, इसमें रह लीजिए। ये लैंडलॉर्ड का अधिकार है, उसे अपना मकान खाली चाहिए आपसे तो बस चाहिए, ठीक, टेनेंट नहीं कह सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और सुप्रीम कोर्ट कैसे हो बताता हूं दोस्तों आपको, पार्वती देवी वर्सेस टीवी कृष्णन 1996 का केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि टेनेंट लैंडलॉर्ड से नहीं कह सकता कि आप इस तरह से रह लीजिए, आप उस तरह मकान में रह लीजिए या कहीं और रह लीजिए। ये मकान मालिक की स्वयं का डिसीजन होता है, वो किस तरह से किस प्रॉपर्टी में रहे। इनफैक्ट न्यायालय भी डिसाइड नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड को कि आप कहीं और जाके रह लीजिए, इस मकान में रह लीजिए, आपके पास तो मकान भी है वहां रह लीजिए। ये लैंडलॉर्ड का अपना स्वयं का राइट है। ठीक दोस्तों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें आई, और लैंडलॉर्ड ने जब सूट फाइल किया तो उसे मकान मालिक बनाया जाएगा, उसे मकान का किराया मिलना भी चाहिए और उसको अधिकार भी है अपना मकान उससे खाली कराए। इस तरह से बेदखली का वाद दाखिल कर सकता है। इसके बाद भी अगर किसी टेनेंट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, इस केस के आने के बावजूद भी, तो आप हाईकोर्ट, उस राज्य की हाईकोर्ट में जाकर 482 का सूट फाइल कर सकते हैं और हाईकोर्ट को इस केस की रूलिंग दिखा सकते हैं और कह सकते हैं सर 406 और 420 मुझ पे नहीं बनती। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय हमारे पास है, नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से किराएदार के विरुद्ध अगर एफआईआर हो जाती है तो उससे वो बच सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बना रखा होगा तो किराएदार ही रहेगा जिंदगी भर, भले जब तक रह ले वो, और मकान मालिक ही रहेगा। ये स्टेटस डिसाइड कर देता है रेंट एग्रीमेंट कि कौन मकान मालिक है, कौन लैंडलॉर्ड है। आपने नहीं बनाया तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है, इसे अभी बना लीजिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को किराए पे दे रखा है, आपको बहुत फायदा रहेगा। नहीं बनाते तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है दोस्तों।
ठीक, आशा करता हूँ मेरी रेंट कंट्रोल की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश करी है केसेस के माध्यम से, धाराओं के माध्यम से, आईपीसी की, रेंट कंट्रोल एक्ट की, कि आप इसमें सूट फाइल कर सकते हैं। दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। रेंट कंट्रोल एक्ट, उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 की धारा 21 में मकान मालिक सूट फाइल कर सकता है किराएदार के विरुद्ध, और मकान मालिक एफआईआर भी करा सकता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। सिर्फ प्रेशर तो होगा कुछ नहीं उससे। देखिए मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया है, 406 420 में आईपीसी में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपको चाहिए। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनाएं और अपने मकान पे अपना कब्जा बना के रखें। आते जाते भी रहें, देखते भी रहें कि टेनेंट कुछ काम तो नहीं कर रहा है, कुछ इलीगल गतिविधियां तो वहां पे नहीं कर रहा है। ये भी मकान मालिक का राइट है अपने मकान में आने जाने का, उसे देख सकता है कि कोई गलत काम तो उसमें नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति को मैंने मकान दिया है क्या वही व्यक्ति रह रहा है, उसने उप टेनेंट तो नहीं रख रखा, किसी को सब टेनेंट तो नहीं रख रखा, उसके भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी पे आते जाते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।